ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। संयम संस्कृति का मूल है और विलासिता, निर्बलता और अनुकरण के वातावरण में संस्कृति का विकास नहीं होता। काका कालेलकर ने ये बात कही थी। अमेरिकी नीति और कारोबारी जरूरत। और एक समय आप लोगों को बता दूं कि जो अमेरिका है ना, इसका झुकाव पाकिस्तान, चाइना की तरफ हुआ करता था। आज आप देखते हैं कि इसका झुकाव भारत की तरफ दिखाई देता है। और क्योंकि चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है तो बिना भारत के संभव भी नहीं है, तो भारत की उसे मदद लगेगी ही। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना है, पाकिस्तान है, ये रूस, यूक्रेन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको यूएसए देखने को मिल जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है। तो इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीका टिप्पणियों से कई बार भारत के लिए असहज स्थिति पैदा हो जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में यह बाधक ही साबित होगा कि ट्रंप के कहने पर एप्पल कंपनी भारत में अपने उत्पादन को अधिक विस्तारित न करे। ट्रंप के वक्तव्य के बाद से भारतीय उद्योग जगत में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। एप्पल कंपनी के साथ इस बात को लेकर पारस्परिक सहमति थी कि वह अपने वैश्विक विक्रय के लिए कुल उत्पादन का करीब 10% हिस्सा भारत में बनाएगी। ट्रंप के ताजा बयान के बाद अब संदेह जताया जाने लगा है कि वह भारत में उत्पादन कर पाएगा। आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा? क्या वे भारत को अपना मित्र नहीं मानते? ऐसे कई प्रश्न लगातार उठ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच वैश्विक स्तर पर अमेरिका और चीन की 12 मई को पारस्परिक शुल्क दरों पर हुई सहमति को भी एक बड़ी कूटनीति के संदर्भ में देखना आवश्यक है। इस पर तौर से समझा जा सकता है कि ट्रंप ने शुल्क नीतियों में पारस्परिक सुधार के लिए पर्दे के पीछे चीन को इस बात पर सहमति दी है कि अमेरिकी कंपनी एप्पल चीन से अपने 50% से अधिक उत्पादन के हिस्से को भारत स्थानांतरित नहीं करेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल के दौरान अपनी नीतियों से हर दिन पूरी दुनिया को चकित किया है। जिस तरह के वो फैसले लेते हैं, जिस तरह की वो बातें कहते हैं। अमेरिका प्रथम की नीति के चलते उन्होंने शुरुआत से ही चीन को अपने निशाने पर रखा। उन्होंने चीन से आयात पर 145% शुल्क लगा दिया था और जवाब में चीन ने भी आप देखिए 110% शुल्क अमेरिकी उत्पादों की आयात पर लगाया। मगर बाद में ट्रंप पर पलटते हुए दिखे और अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति के बीच में इस बात पर सहमति हुई कि उन्हें शुल्क कम कर देना चाहिए। इसका परिणाम यह निकला कि चीन पर अमेरिकी शुल्क 145 पर से घटाकर 30% हो गया है। वहीं अमेरिका पर चीनी शुल्क 110% से घटकर मात्र 10% के स्तर पर पहुंच गया है। तो इस पूरी पृष्ठभूमि में क्या इस तरह समझा जाए कि चीन की सह पर ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एप्पल को भारत में अपने उत्पादन को बढ़ाने से मना किया है? देखिए, आयात का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कि आप बेच रहे हैं। हालांकि एप्पल कंपनी ने भारतीय अधिकारियों से उसी दिन स्पष्ट कर दिया था कि भारत में उसकी निवेश योजना में कोई बदलाव नहीं होगा। और उसके कुछ दिन बाद एप्पल ने अपनी सहयोगी कंपनी फॉक्सकॉन के जरिए भारत में 1.5 अरब डॉलर यानी 12,834 करोड़ रुपए की घोषणा कर डाली। ट्रंप एप्पल के वक्तव्य तक ही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने एक बयान में दिया कि भारत ने अमेरिका पर 0% शुल्क का प्रस्ताव दिया। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के इस कथन का विदेश मंत्री जयशंकर ने तत्काल खंडन किया। लेकिन यह भी सच्चाई है कि जैसे अमेरिका की चीन से शुल्क को लेकर सहमति बनी है, वैसे ही भारत और अमेरिका की बातचीत भी प्रस्तावित है। और आप देखते हैं कि उस बातचीत में क्या भारत अमेरिका को शुल्क के संबंध में अपने पक्ष में मना पाएगा? क्या भारत राष्ट्रपति ट्रंप को कारोबारी मोर्चे पर अपने हित में सहमत कर पाएगा? यह प्रश्न इन दिनों भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों में उलझे हुए हैं। ट्रंप के एप्पल पर दिए हालिया बयान के बाद एप्पल ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी रणनीति आपूर्ति श्रृंखला के मामले में चीन पर निर्भरता कम करने की है। और इस आप देखते हैं इस मामले में उसे भारत मुफीद लग रहा है। वर्ष 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था में मेक इन इंडिया की तरजीह दी गई और इस तरह प्रस्तावित किया गया था कि भारत आने वाले समय में उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़े आयाम तक जाना चाहता है। और उस समय आप देखिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए PLI योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की छूट दी। कई तरह से प्रोत्साहन होकर एप्पल ने भारत में अपना कारोबार शुरू किया था। वर्तमान समय में भारत की 3 इकाइयों में एप्पल अपना उत्पादन कर रही है और जिनमें से 2 तमिलनाडु और एक कर्नाटक में स्थित है। आप देखिए ये तमिलनाडु आपको देखने को मिल जाएगी, चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। और ये कर्नाटक है, बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। भारतीय कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने बिस्टॉन और
पैगाट्रॉन का आधिकारिक रूप से खरीदकर एप्पल कंपनी के लिए उत्पादन करना शुरू किया। तो वहीं ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के माध्यम से वो पहले से ही तमिलनाडु में उत्पादन चल रहा है। इसके साथ उत्तर भारत में यमुना एक्सप्रेसवे पर 300 करोड़ जमीन पर एक नई इकाई की स्थापना का प्रस्ताव भी चल रहा है। इसके माध्यम से एप्पल कंपनी को अपने उत्पादन को विस्तार देना प्रस्तावित है। एप्पल एक अमेरिकी कंपनी है। अमेरिका के बाद उसका सबसे अधिक उत्पादन चीन में होता है और फिर भारत में। वर्तमान परिदृश्य में अमेरिका के घरेलू बाजार में एप्पल कंपनी के मोबाइल और लैपटॉप आदि का विक्रय का पारस्परिक संबंध 4:1 का है। यानी अमेरिका के घरेलू बाजार में चीन से उत्पादित होने वाले 4 उत्पाद बिकते हैं तो भारत का 1 उत्पाद बिकता है। एप्पल कंपनी भारत में उत्पादन पर अपनी निर्भरता बढ़ाना चाहती है। वर्ष 1976 में कैलिफोर्निया में स्थापित एप्पल कंपनी वर्तमान में विश्व के प्रथम 3 सबसे बड़े ब्रांड में शामिल है। भारत को अपने घरेलू बाजार को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एप्पल जैसी कंपनी की उपस्थिति बहुत जरूरी है। एप्पल के वैश्विक मुनाफे में भारतीय घरेलू बाजार का हिस्सा पहले से ही बहुत अच्छे मुकाम पर है, जिसे एप्पल स्वयं भी कभी नहीं खोना चाहेगा। एप्पल कंपनी चीन में प्रवेश वर्ष 2000 के आसपास हुआ था और जब चीन की अर्थव्यवस्था अपना नए रूप को देने में अग्रसर थी। उस समय एप्पल को अमेरिका में विस्तार करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था। वह चीन में मिल रहे प्रोत्साहन के चलते वहां अपना कारोबार बढ़ाने की सोच रहा था। चीन में शुल्क की दरों में कमी, वित्तीय सहायता, जमीन की उपलब्धता, कम लागत पर श्रमिकों की उपलब्धता के कारण आज एप्पल कंपनी का 18 से 20% उत्पादन चीन से होता है। चीन की अर्थव्यवस्था ने अमेरिका के घरेलू बाजार में बहुत अधिक पकड़ भी बना ली और इसके चलते अमेरिका की वैश्विक स्थिति चीन के सामने उतनी अधिक मजबूत नहीं रही जितनी दूसरे मुल्कों के सामने है। इसी परिदृश्य के कारण ट्रंप जब अपने दूसरे कार्यकाल में आए तो इस बात का अंदेशा पहले से ही था कि वह चीन को अपने निशाने पर रखेंगे। इस बात को भी समझा जा सकता है कि एप्पल ने चीन से अपने 50% उत्पादन के हिस्से को भारतीय बाजार में स्थानांतरित करने की योजना बनाई थी, मगर इन सब के बीच ट्रंप की पलटी से भारतीय अर्थव्यवस्था के अमेरिका और चीन की आर्थिक कूटनीति के जाल में फंसने का अंदेशा था, जो अब नाकाम हो गया है। और एक और बात बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप कब किसके पक्ष में झुक जाएं, कब किसके पक्ष में बयान देने लग जाएं, ये उनके अलावा कोई नहीं जानता है। समझ रहे हैं आप लोग? पहले आप देखिए वो रूस के पक्ष में झुके दिखाई दे रहे थे, आजकल फिर से यूक्रेन के पक्ष में झुके दिखाई दे रहा है। सुनने में आ रहा है कि उनका जो स्वार्थ है वो यूक्रेन पूरा करने के लिए राजी हो गया। तो ऐसा चलता रहता है। कामयाबी का जीवन, तो निराशा और चिंता मनुष्य के जीवन की प्रगति के बड़े बाधक हैं। निराशा को तत्काल विचारों से अलग कर देना और चिंता को अपने मस्तिष्क में नहीं आने देना चाहिए, अन्यथा अत्यधिक चिंता व्यक्ति को चिंता तक ले जाने में देर नहीं करती है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ चिंतन, नवीन संकल्प और दृढ़ निश्चय रखकर जीवन के पथ पर अग्रसर होने की जरूरत है। मन ही मन अगर हमने किसी कठिन कार्य को करने का संकल्प लिया तो निरंतर जिजीविषा और संयम के साथ संघर्ष हर बड़ी जीत और सफलता के उत्तम मार्ग है। यो जीवन में कठिन कार्य को पहले चुनना चाहिए, जिससे पूरी शक्ति और ऊर्जा लगाकर हम उसे प्राप्त कर सकें। कठिन कार्य से घबराकर उससे पलायन करना निराशा को जन्म देता है और निराशा से बढ़कर कोई अवरोध नहीं है। इसलिए निराशा और हताशा को त्यागने और उत्साह के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, तब सफलता हमारे कदमों पर होगी। हर बड़ा व्यक्ति जो हमें समाज से अलग हटकर खड़ा दिखाई देता है और जिसे हम विलक्षण और प्रतिभा संपन्न मानते हैं, आज के संदर्भ में हम उसे सेलिब्रिटी या फिर मशहूर हस्ती कहते हैं, तो निसंदेह उसकी इस सफलता के पीछे अनवरत श्रम, अदम्य मानसिक शक्ति और संयम छिपा होता है। बड़ी सफलता प्राप्त करने का कोई सरल उपाय या संक्षिप्त रास्ता नहीं होता है। विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य की मानसिक दृढ़ता और संकल्पित कठिन श्रम की सफलता के रास्ते खोलते हैं। यूं तो हर इंसान के जीवन में विशेषताएं, मान्यताएं, प्रतिबद्धताएं, आकांक्षाएं होती हैं। सभी लोग मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ सामाजिकता, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा चाहते हैं। मनुष्य की स्वाभाविक और अदम्य इच्छा की पूर्ति संपूर्ण जीवन उसके अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन व्यक्ति की इच्छा, आकांक्षा और सफलता उसके मूल्य, सिद्धांतों और आदर्शों की कीमत पर कतई नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति की आकांक्षा, सफलता और अदम्य इच्छा अगर भूख और मूल्य के समाविष्ट न करते हुए दूसरी दिशा में जाती है तो ऐसे में उसकी सफलता पूरे मानव समाज और मानवता के लिए संकट का कारण भी बन सकती है। जिस तरह एक वैज्ञानिक मेहनत, लगन प्रयोगशाला में मानवीय संवैधानिक मूल्यों से ओतप्रोत मानव कल्याण के उपकरण न बनाकर जैविक और रासायनिक हथियार बनाकर व्यापक जनसंहार जैसे अमानवीय आविष्कार को मूर्त रूप दे तो यह समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि सफलता का नशा और इच्छा के पीछे मानवीय मूल्यों का होना अत्यंत आवश्यक भी है। मूल्य, सिद्धांत और नैतिकता जीवन के लक्ष्य तथा उसके क्रियान्वयन में सर्वाधिक संवेदनशील और एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
और आप देखते हैं कि सफलता की धारणा केवल स्थापित मापदंड ना होकर मानवीय मूल्यों से जुड़ा होकर मानव कल्याण के लिए भी होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विश्व भर की सभी सभ्यताएं, संस्कृतियां और धर्म में अहिंसा, सत्य, करुणा, सेवा, दया और विश्व बंधुत्व की भावना की निर्विवाद उपस्थिति दिखाई देती है और वैश्विक विकास की अवधारणा भी इन्हीं बिंदुओं पर रखकर तय की जाती है। भारत में प्राचीन काल से ही मूल्यों की प्रतिबद्धता की परंपरा चली आ रही है। ऋषि मुनियों ने तो यहां तक कहा कि जिसका चरित्र और मानवीय आदर्श चला गया उस व्यक्ति का अस्तित्व क्या रहा। और आप देखिए, भारतीय संस्कृति में आदर्शों तथा मूल्यों के पोषक उदाहरणों की अंतहीन सूची है, जिसमें कबीर, रैदास, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, रहीम खुसरो, गांधी, नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद जैसी अन्य कई महान लोगों ने सिद्धांतों की प्रतिबद्धता को ही अपने जीवन की सफलता मानकर खुद को, समाज और देश को सौंप दिया था। दरअसल व्यक्ति को महज सफलता का पुजारी ना बनकर मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने का प्रयास करना चाहिए, ताकि थोड़ी सफलता के स्थान पर चिरस्थायी और समाज उपयोगी सफलता प्राप्त हो सके। वर्तमान में यह आप देखते हैं कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति स्वाद और सफलता के लिए अक्सर अपने मूल्यों को तिलांजलि दे देता है। और आप देखिए, वर्तमान सुख और लालच चिरस्थायी सफलता के सामने महत्वपूर्ण और प्राथमिक हो जाता है। आज मनुष्य तत्काल और अस्थायी सफलता के पीछे मानवीय मूल्यों प्रतिबद्धताओं को किनारे कर उस मरीचिका की तरफ दौड़ रहा है, जो आप देखें अत्यंत अस्थायी और पानी के बुलबुले की तरह है। और इससे ना तो कोई इतिहास बनता और ना ही कोई प्रतिमान स्थापित होता। पानी का पतला रेला नदी का रूप नहीं ले सकता, और इससे आप देखिए उसी तरह बिना मूल्यों की सफलता स्थायी नहीं होती है। राजनीति और प्रशासन में मूल्यों और सिद्धांतों की ज्यादा आवश्यकता महसूस की जाती है, और क्योंकि राष्ट्र और नीति निर्देशक तत्वों को संचालन की दिशा देने के लिए मानवीय संवेदना, मूल्यों और सिद्धांतों की अत्यंत आवश्यकता होती है। अन्यथा समाज दिग्भ्रमित होकर विखरने के कगार पर पहुंच जाता है। राष्ट्र विखंडित होने की स्थिति में आ जाता है। मूल्य विहीन समाज अपने अधिकारों के दुरुपयोग और कर्तव्य के प्रति लापरवाही तथा उदासीनता के चलते समाज को चिंताजनक स्तर पर ला खड़ा कर देता है। सफलता तभी शाश्वत और स्थायी हो सकती है जब इसमें जीवन के मूल्यों और सिद्धांतों का समावेश होता है। वही देश चिरस्थायी और लंबे समय तक स्वतंत्र रह सकता है जिसके शासक और आम लोगों अपने मूल्यों, सिद्धांतों और नैतिक प्रतिबद्धता के मार्ग पर चलकर दुनिया के अन्य देशों से अपने संबल निर्मल और सिद्धांतिक बना कर रखते हैं। और जरूरी भी है भैया, ये टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ कर तो देख सकते हैं आप लोग। स्थायित्व का आधार सरकार का जो सेना को युवा और ऊर्जावान बनाने पर है, साथ ही सेना में महिलाओं की भूमिका भी बढ़ाई जा रही है। महिलाएं अब रफाल विमान तक उड़ा रही हैं, लेकिन अल्पकालिक सेवा कमीशन के तहत भर्ती हुई महिला अधिकारियों को बार बार सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगानी पड़ती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की कि 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। महिलाएं अब कहीं कमजोर नहीं है। अगर कोई कमजोर समझता है तो ये बेवकूफ़ी है। अब देखिए, महिलाएं, लड़कियां हर क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ दे रही हैं, बस उन्हें मौका मिले। यह बात गले नहीं उतरती कि जब कोई न्यू कर्मी, चाहे वह महिला हो पुरुष हो, शारीरिक मानसिक रूप से पूरी तरह सेवाएं देने की योग्य है और सेवा के दौरान उसके कामकाज और आचरण में किसी तरह की कमी नहीं पाई गई, तो उसे लंबी अवधि का सेवा विस्तार देने से क्यों परहेज किया जाना चाहिए। अल्पकालिक सेवा कमीशन के तहत भर्ती हुई एक महिला नौसेना अधिकारी को स्थायी कमीशन न दिए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर नाराजगी जाहिर की है। उस अधिकारी को स्थायी कमीशन देने का आदेश अदालत ने पहले ही दिया था, मगर उसका पालन नहीं किया गया, इसलिए भी अदालत की तलखी बढ़ गई। महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन न दिए जाने पर लंबे समय से असंतोष शीर्ष अदालत ने 2020 में कहा था कि इस तरह महिला अधिकारियों को सेवा से वंचित करने से सेना का मनोबल गिरेगा। तब से नौसेना, वायुसेना और थल सेना को कई मामलों में स्थायी कमीशन देने के आदेश दिए जा चुके हैं। सेना नियमों के मुताबिक अल्पकालिक कमीशन में चयनित अधिकारियों को उनके कामकाज के प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति, स्थायी कमीशन देने का निर्णय किया जाता है, मगर महिला अधिकारियों के मामले में इस पर अक्सर संकुचित दृष्टिकोण ही देखा
जाता है। अभी सर्वोच्च न्यायालय में 69 ऐसे ही अधिकारियों का मामला लंबित है जिस पर अगस्त में सुनवाई होनी है। अदालत ने कहा कि अंतिम फैसला आने तक इन अधिकारियों को सेवा मुक्त न किया जाए और इस तरह स्थायी कमीशन न मिल पाने के कारण महिला अधिकारियों की तरफ से लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर ही नौसेना अधिकारी के मामले पर फैसला देते समय सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई और अदालत ने कहा कि अब बहुत हो गया, सेना के अधिकारी अपना संकुचित नजरिया त्यागें और उदारता का परिचय दें। इस फटकार और नसीहत को सेना और सरकार कितनी गंभीरता से लेती है, देखने की बात है। यह पहला मौका नहीं है जब महिला सेना अधिकारियों को अदालत की मार्फत अपना हक हासिल करना पड़ा। इसके पहले लड़ाकू विमान उड़ाने से महिलाओं को वंचित रखने के नियम को भी अदालत के आदेश पर ही बदला गया था। यह थोड़ी असहज करने वाली स्थिति है। अनुशासित और मर्यादित माने जाने वाली भारतीय सेना में महिलाओं की क्षमताओं और योग्यता को कम करके आंका जाता है। सेना में अनेक ऐसे काम हैं जिनमें महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। जिस महिला नौसेना अधिकारी को स्थायी कमीशन देने से रोका गया वह तो न्यायिक सेवा में है। चिकित्सा, कंप्यूटरीकृत सैन्य प्रणाली आदि में महिला अधिकारियों की कुशलता पर शक नहीं किया जा सकता है। फिर अनुभव बड़ी चीज होती है और जिस अधिकारी ने 6-8 वर्षों तक सेना में काम किया, निसंदेह उसकी क्षमता नई भर्ती अधिकारियों की तुलना में बेहतर हो सकती है। और इसलिए अगर कोई महिला अधिकारी सारे मानकों पर सेवा योग्य है तो उसे स्थायी कमीशन देने में क्यों गुरेज होना चाहिए। मौसम का मिजाज, ये आप देखिए दुनिया भर में बढ़ते तापमान के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। जलवायु विशेषज्ञों की राय है कि वैश्विक तापमान को अगर हम स्थिर नहीं रख पाए तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की सीमा को पार कर जाएंगे। हकीकत यही कि जलवायु संकट हमारी देहरी तक आ पहुंचा है और इससे निपटने के लिए कोई संजीदगी नहीं दिखाई देती है और नतीजा यह है इसका प्रतिकूल असर अब भारत सहित दुनिया भर में दिखाई देने लगा है और हर किसी पर आप देखते हैं कि इसका प्रभाव पड़ता है। कोई कारगर रणनीति नहीं बनी तो गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इससे जनहानि और स्वास्थ्य का जोखिम बढ़ गया है। फिलहाल मौसम में की बदली तस्वीर डराने लगी है। इसी हफ्ते जहां राजस्थान में भीषण लू से लोगों को सजग किया गया तो दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में बारिश की चेतावनी जारी की गई। लगातार बारिश से इस समय बेंगलोर बेहाल है, वहां जनजीवन ठहर सा गया है। ऐसे में काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर की रिपोर्ट को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसके मुताबिक देश में गर्म दिनों की तुलना में गर्म रातों की संख्या बढ़ रही है। मुंबई, दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद जैसे घने शहरी इलाकों में गर्मी का जोखिम बढ़ना खतरे की घंटी। इस समय देश के 57% जिले जोखिम में बताए जा रहे हैं और इन जिलों में 76% आबादी रहती है। गर्म रातों की संख्या बढ़ने से बड़ी संख्या में लोगों की सेहत पर असर पड़ेगा क्योंकि रात में तापमान अधिक रहने से शरीर को आराम नहीं मिलता है। दरअसल उन्हीं इलाकों में गर्म रातों की संख्या बढ़ी है जहां आबादी सघन है। इससे वस्तु स्थिति को समझा जा सकता है। दरअसल ना तो हमें प्रकृति की चिंता है ना ही कार्बन उत्सर्जन रोकने की जिक्र और आधुनिक जीवन शैली ने ही भी समस्या बढ़ाई है। यह स्थिति अकेले भारत की नहीं है, अन्य देशों में भी है। भारत सहित पूरे विश्व ने 2024 में सबसे गर्म वर्ष का सामना किया है। मौसम के बदले रहे मिजाज को भांपते हुए हम जलवायु संकट के प्रति कब सजग होंगे। हम लोग बड़ी बड़ी मीटिंगें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम लोग सब भूल जाते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। आप लोगों को कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।